गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईवीएस में हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झरोखा में पाठ 15 कहाँ कहाँ से जल में पेज नंबर 121 पर आए हैं। हमने पेज नंबर 121 पर जो पता करो और लिखो के अंतर्गत प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वो हम कर चुके हैं। आगे चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं और जिसका शीर्षक है उड़ गई पतंग। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए एक चित्र दे रखा है और चित्र के माध्यम से यहाँ पर एक कहानी बताते हुए आपको एक बात समझाई गई है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। दीपा खेल रही थी। खेलते खेलते उसे प्यास लगी। पानी पीकर जैसे ही वह गिलास रखने लगी उसके हाथ से गिलास छूट गया। उसमें बचा हुआ पानी फर्श पर बिखर गया। आपको समझ में आ गया होगा ये दीपा है। ये दीपा खेल रही थी और खेलते खेलते जब इसको प्यास लगी तो इसने जैसे ही पानी पीकर वो गिलास रखने की कोशिश की, वो गिलास इसके हाथ से छूट गया और ये देखिए यहाँ पर पानी गिर गया। अब क्या होता है कि दीपा ने नीचे देखा तो वह हैरान रह गई। क्यों हैरान रह गई? क्योंकि उसे बिखरा हुआ पानी बादल जैसा नजर आया। उसे बादल की आकृति अच्छी लगी। अब ये देखिए यहाँ पर जो पानी गिरा है उसकी आकृति कैसी है? एक बादल जैसी। अब दीपा ने फर्श पर बिखरे हुए पानी में उंगली फिराकर एक फूल की आकृति बनाई। अब जो ये बादल वाली आकृति थी इसको उसने किस में बदल दिया? एक फूल की आकृति में। फिर उसने फूल को फैलाकर सूरज की आकृति बनाई। ये देखिए यहाँ पर सूरज की आकृति बनाई है। फिर दीपा ने सोचा क्यों ना अब इसे पतंग का आकार दे दूं। ये देखिए यहाँ पर फिर जो सूरज की आकृति थी वो दीपा ने किस में बदल दी? एक पतंग में। उसने फिर उससे पतंग की आकृति बनाई उंगलियों की सहायता से। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अरे वाह, पतंग तो बन गई। अब मैं इसमें डोर लगा देती हूँ। अब उसने सोचा अब ये पतंग तो बन गई है, अब इसमें डोर लगा देती हूँ। वह डोर लेने के लिए कमरे में गई। अब डोर उसे उसमें असली की लगानी थी तो उसके लिए डोर लेने गई। थोड़ी देर में जब वह वापस आई और जब तक उसने डोर ढूंढी और ढूंढकर जब वो वापस आई तो देखती है कि फर्श में पतंग गायब है। यानी कि जो ये पतंग है ये कहाँ चली गई? बताइए, ये गायब हो गई। सोचो दीपा की वह पतंग कहाँ गई होगी? बताइए कहाँ गई होगी? गर्मी के कारण पानी भाप को हम वाष्प भी कहते हैं, बनकर उड़ जाता है। इसी कारण दीपा की पतंग जो उसने पानी को फैलाकर बनाई थी गायब हो गई। इसका मतलब है कि दीपा ने जो ये पतंग बनाई थी गर्मी के कारण ये पतंग का पानी है ये भाप बनकर उड़ गया और वहाँ से पानी सूख गया और पतंग गायब हो गई। अब आगे है चर्चा करो। और चर्चा में आपको दे रखा है पहला विषय है गीले कपड़े और गीला फर्श थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाते हैं। इनका पानी कहाँ चला जाता होगा? बताइए। पानी गायब होने का मतलब, पानी के सूख जाने का मतलब एक ही कारण होता है कि वो भाप बनकर वाष्प बनकर उड़ जाता है। भाप या वाष्प बनकर उड़ जाता है। भाप या वाष्प दोनों एक ही बात होते हैं। तो पानी का गायब होना, सूखना किस कारण होता है? वह वाष्प बनकर उड़ जाता है। ऐसा किस मौसम में जल्दी होता है? अब देखिए, पानी भाप कब बनता है? गर्मी के कारण। तो किस मौसम में जल्दी होगा? जिस मौसम में गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा।
इसके लिए मैंने एक गतिविधि की है और आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। उम्मीद करती हूँ उस वीडियो में आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो मैंने आपको जल चक्र की वीडियो शेयर की थी, आप उसमें इस विषय को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे है भाप बन गई बूंद। पतंग गायब होने से उदास हुई दीपा रसोई घर में गई। वहाँ उसके पापा चाय बनाने के लिए पानी उबाल रहे थे। उसके पापा ने यह देखने के लिए कि पानी उबला है या नहीं पतीले से ढक्कन उतारा। दीपा ने देखा ढक्कन से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करके दिखाया था। दीपा, पापा, पानी तो पतीले में था, यह ढक्कन के नीचे कैसे आया? पापा बताते हैं, बेटी, पतीले का पानी गर्म होने के कारण भाप बनकर उड़ रहा था। भाप ढक्कन से टकराकर पानी की बूंदों में बदल गई क्योंकि नीचे गर्मी थी और ढक्कन अपेक्षाकृत ठंडा था। इसी प्रकार ही पानी के वाष्पों के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने से बारिश होती है। ये सारा मैं आपको पिछली वीडियो में करके और अच्छे से समझा चुकी हूँ। क्या होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होते ही उसमें से भाप निकलने लगती है, और अगर हम उस भाप निकलते हुए पानी को ढक देते हैं तो ढक्कन ठंडा होने के कारण जैसे ही भाप उससे टकराती हैं तो वो भाप छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं, और जब तक वो छोटी रहती हैं उस पे टिकी रहती हैं, और जब वो भारी बूंदें बन जाती हैं तो वो वापस नीचे गिरने लगती हैं बारिश के रूप में। तो यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया हमारी बारिश में होती है। दीपा, पापा बारिश कैसे आती है? पापा बताते हैं, गर्मी की वजह से तुम्हारे पतंग फर्श से गायब हो गई और पतीले का पानी भाप बनकर उड़ रहा था। ठीक वैसे ही सूर्य की गर्मी से तालाबों, नदियों, समुद्रों आदि का पानी भी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इस क्रिया को ये जो पानी के स्रोत होते हैं, इनका पानी जब सूरज की गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ने लगता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और जिस प्रकार ढक्कन के ठंडा होने के कारण भाप उससे टकराकर बूंदों में बदल गई थी, ठीक उसी तरह अधिक ऊंचाई पर ठंड होने के कारण वाष्प बनकर उड़ा हुआ पानी छोटी छोटी बूंदों में बदलकर बादल बनाता है। इसे संघनन कहते हैं। यही छोटी छोटी बूंदें बड़ी होकर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं। बारिश का पानी नदी नालों में बहकर समुद्रों में चला जाता है और पुनः वाष्पित होता रहता है। इस प्रकार यह जल चक्र चलता रहता है। देखिए, पिछली वीडियो में भी हम जल चक्र को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और यहाँ एक बार फिर से हम इस जल चक्र को समझते हैं। जो ये नदी, नाले, सागर, समुद्र, नदियाँ जल के स्रोत होते हैं, वो क्या होता है, सूरज की गर्मी के कारण इनमें वाष्पीकरण होता रहता है। और ये वाष्पीकरण, जब ये वाष्प ऊपर चली जाती हैं तो ये इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं? एक बादल बनाती हैं। और इस बादल में जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बड़ी बूंदें बना देती हैं तो बादल उनको रोक नहीं पाता और वो बड़ी बड़ी बूंदें वापस धरती पर बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। और इस तरह से ये जल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, जो जल धरती सोख लेती है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल किसे कहते हैं? जो जल धरती सोख लेती है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। आगे है सोचो और लिखो। पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो जैसा कि हम इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, पानी का वाष्प में बदलना
वाष्पीकरण कहलाता है। सिर्फ एक शब्द याद करना है हमें यहाँ पर, पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। आगे है वाष्प के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने को क्या कहते हैं? तो वाष्प के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। अगला प्रश्न है, वर्षा का जो जल धरती सोख लेती है उसे हम दोबारा कैसे प्रयोग में लाते हैं? तो जो धरती के नीचे पानी चला जाता है जिसे धरती सोख लेती है उसको हम दोबारा हैंडपंप और ट्यूबवेल आदि से निकालकर प्रयोग में ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी बरसात का पानी चखा है? तो यदि हाँ तो इसका स्वाद कैसा था? तो यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, अपना अनुभव बताया है। आप अपना बताइए, क्या तुमने कभी बरसात का पानी चखा है? तो मैंने यहाँ लिखा है हाँ, मैंने बरसात का पानी चखा है। यदि हाँ तो इसका स्वाद कैसा था? तो यहाँ पर मुझे इसका स्वाद मीठा लगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका स्वाद मीठा था। आपको कैसा लगा आप यहाँ पर लिख कर बताएंगे। आगे है, आओ ये भी करें, चर्चा करो। क्या होगा अगर बारिश कम हो और हम लगातार धरती के नीचे से पानी निकालते रहें? अब बारिश ही नहीं होंगे और हम पानी निकालते रहेंगे तो क्या होगा कि पानी ख़त्म होने लगेगा और क्या होगा? सारी जगह सूखा पड़ जाएगा और फिर सभी जीव जंतु मरने लगेंगे। आगे है, पीने योग्य पानी ना हो और केवल समुद्र का खारा पानी ही उपलब्ध हो तो क्या होगा? तो पीने योग्य पानी की कमी से मनुष्य, पशु पक्षी मरने लगेंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इसका मतलब धरती पर जीवन खत्म होने लगेगा। आगे है, मुनमुन को पहुंचाओ। मुनमुन बकरी को बहुत प्यास लगी है। ये मुनमुन बकरी है, इसको प्यास लगी है। उसे पीने के पानी के कई स्रोत दिखाई दे रहे हैं। मुनमुन को सही स्रोत तक पहुंचाओ ताकि वह जल्दी और ठीक तरह से पानी पी सके। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रेखा द्वारा मैंने मुनमुन को पानी के स्रोत तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको भी अपनी पुस्तक में इसी तरह से निशान लगाते हुए मुनमुन को पानी के स्रोत तक ऐसे पहुंचाना है। नीचे पानी के कुछ स्रोत दिए गए हैं। इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों को छांटकर दी गई तालिका में लिखो। यहाँ पर कुछ पानी के स्रोत दे रखे हैं, इनको हमें अलग अलग करके सही तालिका में लिखना है। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत हैं और दूसरी तरफ मानव निर्मित स्रोत हैं। तो चलिए छांटते हैं। सबसे पहले है वर्षा। तो वर्षा अपने आप होती है, प्रकृति में होती है, तो इसको हम प्राकृतिक स्रोत में लिखेंगे। फिर है तालाब। तालाब मनुष्य यानी कि इंसान बनाते हैं, इसलिए हम तालाब को मानव निर्मित में लिखेंगे। नहर, नहर भी इंसान बनाते हैं, इसको भी हम मानव निर्मित स्रोत में लिखेंगे। नदी, नदियाँ अपने आप बनती हैं, प्रकृति में होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, इसको हम इस तरफ लिखेंगे। झरना भी प्राकृतिक स्रोत है, इसको हम प्राकृतिक स्रोत में लिखेंगे। झील भी प्राकृतिक स्रोत है, झील को भी हम प्राकृतिक स्रोत में लिखेंगे। आगे है जोहड़। जोहड़ को हम मानव निर्मित स्रोत में लिखेंगे क्योंकि जोहड़ को स्वयं इंसान खोद कर बनाता है। उसके बाद हैंडपंप। हैंडपंप भी इंसान यानी कि मानव अपने आप लगाता है, तो इसको हम मानव निर्मित स्रोत में लिखेंगे।
उसके बाद है नल। नल भी मानव निर्मित है। मानव निर्मित यानी कि जो इंसान बनाते हैं, आदमी। और प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति में अपने आप होती हैं। उसके बाद है समुद्र। समुद्र प्रकृति में अपने आप होता है, प्राकृतिक स्रोत है। उसके बाद है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल को आदमी लगाते हैं, इसलिए हम इसको मानव निर्मित स्रोत में लिखेंगे। उसके बाद है कुआं, ये भी मानव निर्मित है। चश्मा प्राकृतिक स्रोत है और जेट पंप मानव निर्मित स्रोत है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का काम अच्छे से समझ में आ गया होगा।